अध्यक्ष महोदय, मैं अभी हमारे गोपाल भाई इस लड़ाई को आज़ादी की दूसरी लड़ाई करार दे रहे थे, तो मैं सोच रहा था मेरे सामने दो दस्तावेज हैं, एक देश का संविधान है और एक में कुछ फाइलें हैं। इस संविधान में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं और इस फाइल में भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। इस फाइलों में क्या लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है, और इस संविधान में जो लिखा हुआ है, ये सारी आज़ादी की लड़ाई की कहानी इसी से है। देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और उस आज़ादी की लड़ाई की बदौलत हमें ये संविधान हासिल हुआ, पर उसके बावजूद इस देश में जो हो रहा है उसमें से कुछ प्रतिनिधि चीज़ें इस फाइल में हैं, और इस फाइल में जो लिखा हुआ है उसमें इस संविधान में कुछ तारतम्य बैठ जाए, इसके लिए आज़ादी की दूसरी लड़ाई जो ये लड़ाई चल रही है। इस फाइल के बारे में मैं बात करूंगा इस सदन में, पर उससे पहले मैं थोड़ी सी बात इस संविधान के बारे में कर दूं, क्योंकि हमारे तीन साथी जो इस देश की ऐसी पार्टी के सदस्य हैं, इस सदन में दिल्ली की जनता ने उनको भेजा है और उनकी पार्टी को, उनके दल को देश की संसद में बिठाया है कि जाइए देश के लिए कानून बनाइए, वो इसी संविधान का हवाला देते हुए इस सदन से उठ के गए हैं, पर्चे फाड़ के फेंकते हुए, नारे लगाते हुए। अध्यक्ष महोदय, इस संविधान की व्यवस्था, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा, सबको पता है, पर संदर्भ में रहे, यही है कि संविधान के तहत देश की जनता एक सरकार चुनेगी, विधायक चुनेगी, सांसद चुनेगी और उससे एक सरकार बनेगी, और फिर वो सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि देश के हर आदमी को, राज्य के हर आदमी को बराबरी का अधिकार मिले, न्याय धर्म सत्य की स्थापना हो, सुरक्षा मिले। पिछले 65 साल में आज़ादी के बाद से, इस संविधान के बनने के बाद से लगातार न्याय धर्म सत्य की हत्या हुई है। 65 साल हो गए, लेकिन किसी को इस संविधान की चिंता नहीं हो रही। कभी सदन बायकाट नहीं हुआ साहब, देश में न्याय धर्म सत्य का अपमान हो गया, स्थापना नहीं हो पा रही, कोई इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से लिख ली गई और वो उस इंटरप्रिटेशन का वायलेशन हो गया तो नारे लगाते हुए, हाय हाय चिल्लाते हुए निकल गए सदन से। तो मैं आज हम सदन में बैठे हैं तो इसीलिए बैठे हैं, विशेष रूप से आके बैठे हैं। सरिता ने कहा कि ऐतिहासिक होना एक गर्व की बात भी हो सकती है, लेकिन आज इस इतिहास का होना दुख की बात है। इस ऐतिहासिक सदन की बैठक बहुत दुख की बात है। मैं चाहता हूं कि इस फाइल में से कुछ चीज़ें मैं आपको पढ़ के सुनाऊं। ये कुछ दस्तावेज हैं, और ये कौन से दस्तावेज हैं, ये हम तमाम विधायकों के पास में, और मुझे पूरा यकीन है कि जो तीन साथी संविधान की दुहाई देते हुए यहाँ से उठ के चले गए, उनके घर पर भी लोग सुबह सुबह उनकी विधानसभाओं के, दूसरी विधानसभाओं के लोग आते हैं अपना प्रतिनिधित्व लेके। ये उनमें से कुछ कागज़ मैं उठा के लाया। इसमें पहले कागज़ में एक FIR है, और मैं चाहूँगा कि ये सदन के रिकॉर्ड में रहे चीज़ें, क्योंकि जब इस ऐतिहासिक सदन पे, इस बैठक पे चर्चा होगी या कभी कोई समझना चाहेगा तो कुछ तारीखें इस सदन के रिकॉर्ड में रहें। पहला कागज़ है, इसमें एक लड़की ने FIR दर्ज कराई है 12 मार्च 2015 के रोज। उसमें लिखा है कि किस तरह से एक लड़के ने उसके घर में उसका रेप करने की कोशिश की, और मैं इसमें नाम नहीं ले रहा हूँ, जानबूझ के लड़कियों के नाम नहीं ले रहा हूँ, अपनी बहनें, अपनी बेटियां हैं, लेकिन मैं सदन के पटल पे कागजात रखूंगा और मैं चाहूंगा कि रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। इसमें लिखा है कि किस तरह से, और ये मेरी विधानसभा के हैं, पटपड़गंज विधानसभा जहाँ से मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, पटपड़गंज गांव का किस्सा है कि एक लड़के ने एक लड़की, एक परिवार के घर, उसमें घर में एक लड़की का बलात्कार करने की कोशिश की। जब उसका भाई बाहर से उसको, लड़की को बचाने आया, तो भाई को भी उसने, लड़के ने पटका और फिर वहाँ से भाग गया। अब उसके बाद उसमें पुलिस में FIR हुई। हम हमेशा ये नहीं कहते FIR नहीं होती, FIR में लेके आए, FIR भी होती है, हम मान लेते हैं, लेकिन ये 12 मार्च 2015 की है। अब उसके बाद 8 मार्च 2015 को वो लड़की फिर से SHO के नाम चिट्ठी लिख रही है, और चिट्ठी के, मैं कोट अनकोट बोल रहा हूँ कि मैंने पहले भी आपको शिकायत भेजी है पर कोई जवाब नहीं आया,
आपसे कोई मिलने नहीं देता, अब मैं क्या करूं? मेरे पापा भी नहीं हैं, भैया भाभी को भी अब मौका मिल गया है कि मेरी पढ़ाई रुकवा दें और मुझे घर में बिठा दें। आप समझ सकते हैं कि मेरी हालत क्या है, मुझे इंसाफ कब मिलेगा? वो लड़के का नाम उस लिख के उसने पूछा है कि वो लड़का तो खुला घूमता है और मैं घर के अंदर कैद हो गई हूँ, ये कैसा कानून है? हमारी पुलिस कुछ नहीं कर रही है, मुझे आगे का रास्ता कौन बताएगा? ये लड़की पूछ रही है। ये मैं फिर से बता दूं कि 14 मार्च को ये एफआईआर हुई है, 8 अप्रैल को उस लड़की ने चिट्ठी लिखी है, उसके बाद, अच्छा माफ कीजिएगा, 14 मार्च को एफआईआर हुई, उसके बाद उसने, जो मैंने चिट्ठी पढ़ी वो 8 अप्रैल की है, उसके बीच में 20 मार्च को एक और चिट्ठी लिखी। सर जी, मैं पहले भी आपको शिकायत कर चुकी हूँ, मेरे पापा नहीं है, अपने भाई भाभी के पास रहती हूँ, लोग भी मुझे ही बोलते हैं कि इसी ने कुछ किया होगा, कुछ बुलाया होगा लड़के को, कोई नैन मटका किया होगा। अब मेरे पापा नहीं हैं तो मेरी माँ बस रोती रहती है। आगे लिखती है, मुझे तो ऐसा महसूस कराया जाता है कि मैंने ही गलती की पुलिस को बुलाकर, मैंने ही गलती की पुलिस को बुलाकर, और आपके पुलिस वाले भी तू तड़ाक से बोलते हैं और कहते हैं कि तेरा रेप नहीं हुआ इसलिए चक्कर लगा रही है, अगर रेप हो जाता तो चुप बैठ जाती। हर तीसरे दिन अपनी भाभी को लेकर आ जाती है। अब मुझे बताइए कि क्या रेप होने के बाद भी कुछ हो सकता था? बाद ही कुछ हो सकता था? कुछ नहीं है, शर्म करो। ये उस लड़की की दास्तान है। ये एक दास्तान है अध्यक्ष महोदय। दूसरी दास्तान है, ये भी एफआईआर है, ये एफआईआर 18 सितंबर की। इसमें भी कहानी यही है कि एक लड़की को उसके पड़ोसी ने छेड़ने की कोशिश की गई। 7वीं क्लास में वो लड़की पढ़ती है। वो लड़की ने 18 सितंबर को एफआईआर कराई। मैं तारीखें इसलिए याद करा रहा हूं, 16 मार्च, उसके बाद में 8, उसके बाद 20 मार्च और 8 अप्रैल। लड़की की कहानी वहीं की वहीं है। दूसरी लड़की की कहानी, वो कहती है 18 सितंबर को उसको छेड़ने की, उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश होती है। उसके बाद वो 14 मई 2015 को वापस पुलिस स्टेशन को लिख रही है। श्रीमान जी, आगे वो पूरी घटनाक्रम की लिखती है, उसका एक पैराग्राफ में पढ़ के सुनाता हूँ। मेरे पड़ोस में फलाने नाम का एक व्यक्ति रहता है, उसने मेरा और मेरी, उसकी माँ ने लिखी है, माफ कीजिएगा, ये उसकी माँ ने लिखी है, उसने मेरा और मेरी लड़की का घर में रहना मुश्किल कर दिया है। दरवाजे के सामने खड़ा होकर जब भी मौका मिलता है अश्लील किस्म के गाने गाता है, गंदी गालियां देता रहता है। मैं और मेरी लड़की जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो देखते ही गंदे गाने गाने लगता है। पीछे कैसे आवाज लगाता है और पीछे पीछे चलकर कुछ दूर तक आता है। रात के समय दरवाजे के अंदर छिपकर झांकता है। आगे उस लड़की की माँ ने पूरी कहानी लिखी है अध्यक्ष महोदय। ये तारीख में फिर से याद दिला दूं कि 18 सितंबर 2014 की एफआईआर है इसी तरह की घटनाओं के मामले में, और फिर 14 मई 2015 को उसने वापस ये चिट्ठी लिखी है पुलिस स्टेशन को, उसकी माँ ने। और एक दस्तावेज है, इसमें एफआईआर नहीं है, इसमें ये लड़की डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, उसके पति से उसको मार रहे हैं। और ये लड़की 28/8/2014 को लिखती है पुलिस को, कुछ नहीं होता, उसको पूरी के पूरे ससुराल के लोग मिलकर प्रताड़ित कर रहे हैं, शराब पी के उसको मारते हैं, कुछ नहीं होता। उसके बाद वो अगली एफआईआर, अगली रिपोर्ट लिखती है, उस पर भी कुछ नहीं होता। 2 बार कंप्लेन करती है, एक बार 28 तारीख को और एक बार एक और कोई डेट है, इस पर स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसमें लिखती है कि मैंने इतनी तारीख को भी आपसे कंप्लेन की थी। और मार पिटाई के मेडिकल रिपोर्ट्स भी है, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। एक और केस में रख दूं, इसमें हमारे पटपड़गंज विधानसभा में एक रहने वाली लड़की, इसने पुलिस को शिकायत की है 24, पहले उसने शिकायत की थी 6/1/2015, 6 जनवरी 2015 को। उसमें लिखती, उसने उसको कोई कॉल करता है, कॉल पर उसको छेड़ता है फ़ोन करके घर पे, और वो लिखती है वो मेरे माँ बाप को गंदी गंदी गालियाँ देता है, मोबाइल पर छेड़ता है, परेशान करता है, मेंटली टॉर्चर कर रहा है। ये 6 जनवरी को लिखा गया। उसके बाद 24 जून को फिर से वो लड़की लिखती है कि साहब मैंने आपको पहले भी शिकायत की है, हमारे घर पे बार बार फ़ोन करता है, मैं उसके जीस्ट पढ़ रहा हूँ, उसके कट्स पढ़ रहा हूँ बस, कोट एंड कोट, हमारे पापा को गालियाँ देता है गंदी गंदी, और कभी बोलता है कि ये मेरी बेटी नहीं है, कुछ कुछ बोलता है, इसका स्कूल से नाम कट,
और जहाँ FIR हुई है वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और ये कहानी सिर्फ 4 नहीं है। हम जानते हैं, हम सारे साथी जानते हैं कि रोज़ सुबह जब हम सुबह सो के उठते हैं और घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले दिखने वाले चेहरों में से इसी तरह की कहानियों सुनाने के लिए आए हुए चेहरे होते हैं, इसी तरह की पीड़ा से दुखी चेहरे होते हैं। अब सवाल ये है, इसीलिए मैंने कहा कि एक तरफ मेरे हाथ में पीड़ा है और दूसरे हाथ में संविधान। और ये यहाँ जो लोग बैठे हैं, इन लोगों की बदौलत इस संविधान में और इस पीड़ा में रास्ता कट गया, रास्ता तारतम्य नहीं रह गया, कट गए एक दूसरे से। क्योंकि जब संविधान की बारी आती है, संविधान के तहत कुछ करने की बारी आती है, तो ये सारे के सारे बहुत बड़े संविधान विशेषज्ञ बन जाते हैं और दावा करते हैं कि साहब ये तो संविधान में नहीं लिखा हुआ। लड़की कहती है साहब हमारी FIR नहीं हो रही है, कह रहा है संविधान में नहीं लिखा हुआ। लड़की कहती है मुझे मेरा पड़ोसी छेड़ रहा है, ये कहते हैं संविधान में नहीं लिखा हुआ। लड़के कहते हैं मेरे बाप को दलाल कहा जा रहा है, ये कहते हैं संविधान में नहीं लिखा हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि जाओ और जाके पढ़ो संविधान और देखो संविधान में क्या लिखा हुआ है। क्यों? और मैं जानता हूं ये तब तक संविधान नहीं पढ़ सकते जब तक इनके घर में इस तरह का कोई हादसा नहीं हो सकता है। ये उस दिन संविधान ढूंढ लाएंगे, उस दिन संविधान में सब कुछ लिख जाएगा कि महिलाओं की सुरक्षा कैसे की जाती है, लड़कियों की सुरक्षा कैसे की जाती है, जैसा जब अपने पैर में बुवाई फटेगी। मैं अध्यक्ष महोदय सदन के माध्यम से और इस सदन के समक्ष उन तमाम लोगों के लिए कहना चाहता हूं जिनको इस देश का संविधान समझ में नहीं आ रहा है, पूछना चाहता हूं बल्कि कि साहब दिल्ली में तमाम तरह के कानून हैं। हम मानते हैं कि दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं है। हम मानते हैं कि इस विधानसभा में दिल्ली पुलिस के बारे में कानून बनाने का दायरा नहीं है। लेकिन मैं उन तमाम महान संविधान विशेषज्ञों के सामने सवाल रखना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार के हाथ में ये है कि अगर दिल्ली का कोई आम आदमी, कोई भी आम आदमी, वो चाहे सरकारी नौकरी करता हो या गैर सरकारी नौकरी काम करता हो, अगर दिल्ली में तमाम तरह के कानून हैं, कपिल भाई बैठे हैं, जल बोर्ड के चेयरमैन हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने घर का पानी का बिल ना भरे तो उनके पास अधिकार है, वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। पानी के बिल भरने का, पानी के दाम चुकाने के जो कानून है उसका नियम का उल्लंघन होता है तो फिर कानून ये नहीं देखता कि पेमेंट नहीं करने वाला आदमी सांसद है, विधायक है, पुलिसकर्मी है, वकील है, पत्रकार है, व्यापारी है, कुछ नहीं देखता। कानून ये देखता है कि साहब एक आदमी ने पानी का बिल नहीं भरा, वो भले ही पुलिसकर्मी क्यों नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये कहते हैं नहीं साहब, संविधान कहता है दिल्ली पुलिस आपके हाथ में नहीं है, आप तो उससे पानी का बिल भी नहीं मांग सकते। अगर पुलिस वाला बिजली का बिल ना भरे तो ये कल को कहेंगे नहीं साहब पुलिस आपके हाथ में नहीं है, बिजली कंपनियां उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती क्योंकि पुलिस तो आपके हाथ में नहीं है। इसी तरह की बचकानी हरकत ये तब कहते हैं जब कहते हैं कि नहीं साहब आप महिला सुरक्षा के मामले में, मैं तमाम दुखी होते हुए कहता हूं कि इनकी बचकानी सोच है कि महिला सुरक्षा के मामले में जब ये सदन चर्चा करने बैठा, जिसको दिल्ली की जनता ने जिम्मेदारी दी है कि जाओ और जाके कुछ कानून बनाओ, व्यवस्थाएं करो, ये सदन चर्चा करने बैठा तो मजाक उड़ा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है कि साहब ये तो संविधान के दायरे में नहीं आता, संविधान इस सदन के दायरे में नहीं आता। मैं उन तमाम लोगों को जिनको संविधान समझ में नहीं आता दोहराना चाहता हूं कि CRPC और IPC इस सदन के दायरे में आता है। कंकरेंट लिस्ट में पहले नंबर 1 पर IPC आता है और CRPC नंबर 2 पर आता है। और मैं अभी देख रहा था जब महिलाओं को छेड़खानी, मीनाक्षी के माँ बाप बैठे हुए, माता पिता बैठे हुए हैं जिनके साथ ये हादसा हुआ, जिस घटना के बाद ये सदन दुखी होके बैठने को मजबूर हुआ, आज उस मीनाक्षी के माता पिता यहाँ पे बैठे हुए हैं। वो भी देखना है कि मेरी बेटी ने अगर इस देश के विधायकों को अगर इतना इस देश की विधानसभा में अगर ऊर्जा भर दी, सुखद होगा कि आगे किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो, उसकी बेटियों के जिस्म पे लगे हुए चाकुओं के हिसाब ना गिने जाएं, बल्कि ये हिसाब गिने जाएं कि बेटी को एक भी चाकू लगता है तो जख्म कितनी बार छलनी होता है, दिल कितनी बार छलनी होता है, ये हिसाब से जमाना लगाना बैठे, वो देखने आए यहाँ पे। मैं कहना चाहता हूं कि मीनाक्षी के केस में या इन तमाम केसेस में या हमारे पास आने वाले हर केसेस में जिन धाराओं का उल्लंघन होता है उनमें से अगर कोई नोट करना चाहे तो नोट कर ले। हालांकि वो लोग नहीं है जिनको संविधान का सबसे ज्यादा पता होने का दावा है कि इस सब मामलों में IPC की धारा 166A, 166B,
326 बी, 354, 354 ए, 354 बी, 354 सी और 375 का उल्लंघन हो रहा है। इसमें सीआरपीसी के 161, 161 और 357 सी का उल्लंघन हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिए फिर से दोहराना चाहता हूं कि जब बिजली का बिल अगर कोई पुलिस वाला नहीं देगा तो क्या संविधान में ये लिखा हुआ है कि बिजली कंपनियां उसको नहीं पकड़ सकती, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो पुलिस वाला है, पुलिस इस सदन के दायरे में नहीं आती। अगर ऐसा है तो फिर या तो इस सदन से रेजोल्यूशन पास हो जाए कि पुलिस के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होगी, चाहे वो बिजली का बिल ना दे या पानी का बिल ना दे या और दिल्ली के किसी भी कानून को ना माने, या फिर इस सदन से रेजोल्यूशन पास हो जाए कि ये व्यवस्थाएं जिसको करनी थी आईपीसी और सीआरपीसी के उल्लंघन में जो कोताही बरती जा रही है, इन सब के लिए ये आयोग गठित किया जाए और ये आयोग फिर इस चीज की गहन समीक्षा करे कि कहां क्या हो रहा है, कौन एजेंसियां हैं जो जिम्मेदार हैं, कौन, और उसमें दिल्ली सरकार की भी, हम सिर्फ पुलिस की बात नहीं करते। अगर हमारा एसडीएम, अगर दिल्ली सरकार के आने वाला कोई भी अधिकारी जिसको दिल्ली सरकार के माध्यम से तनख्वाह देती है दिल्ली की जनता, कोई भी अधिकारी बैठ के ये कहे, उसमें कोताही बरते, तो उसके खिलाफ भी क्या कार्रवाई की जाए, उसकी भी जवाबदेही फिक्स हो। ये कमीशन पूरी स्वतंत्रता के साथ और पूरे दायित्व के साथ काम करे। मैं ऐसा इस सदन से अपेक्षा करता हूं कि इतनी ताकत देके यहां से एक रेजोल्यूशन भेजें कि वो सदन की पूरी ताकत और दिल्ली की पूरी ताकत और दिल्ली की उन तमाम महिलाओं की ताकत जिनकी प्रतिनिधि यहाँ बैठी हुई हैं, हम हैं जिनके प्रतिनिधि, उनकी ताकत लेके वो पूरा कमीशन काम करे और एक मैसेज जाए। आज यहाँ इस सदन में भाई बल्ली सिंह चीमा जी बैठे हुए हैं, जन क्रांति के एक बहुत बड़े कवि हैं, जिनकी कविताएं बहुत बड़े बड़े आंदोलनकारियों ने गाई हैं। मैं उनकी लाइन है एक बड़ी मशहूर, उसके साथ अपनी बात खत्म करूंगा, और वो शायद संदेश दे रही हैं कि तय करो किस ओर, तय करो किस ओर हो साथी, तय करो किस ओर हो, आदमी के हक में हो या कि आदमखोर, तय कर लीजिए। ये सदन इत्तेफाक से अभी ऐसे लोगों से ही बैठा हुआ है जो एक तरफ बैठे, लेकिन जो नहीं है यहाँ और जो संविधान को उस तरह से समीक्षाएं और विपक्षाएं कर रहे हैं, उसकी विवेचनाएं कर रहे हैं, मैं उन सब से कहना चाहता हूं कि तय कर लीजिए। संविधान में तो यही लिखा हुआ है ना कि हर आदमी को जीने का बराबर का हक है। संविधान में तो यही लिखा हुआ है ना कि आईपीसी और सीआरपीसी पे स्टेट और नेशनल दोनों की सरकारों का हक है। तो फिर तय करो कि बलात्कारियों के साथ हो या बलात्कारियों के खिलाफ आवाज उठाने वालों के साथ, महिलाओं की इज्जत को नोचने वालों के साथ हो या महिलाओं की इज्जत को बचाने वालों के साथ हो, उनसे चिंतित लोगों के साथ। तय करो किस ओर हो, तय करो किस ओर हो, आदमी के हक में हो या कि आदमखोर हो। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं सदन से अपेक्षा करता हूं कि इस पूरे आयोग को पूरी ताकत के साथ यहां से निकाला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।